बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज को देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की। तो इसमें हमारे पास, मैं शॉर्ट कोर्स को देखूं तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस हमारे पास शामिल हैं। जिसमें पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 8.3 है और वो कहता है, इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टू गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें अलोंग अ स्ट्रिंग क्या और स्टेशनरी वेव्स दें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्टेशनरी वेव्स की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी शुड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन वो आपके पास स्टेशनरी वेव्स देंगी। तो नो आंसर लिखेंगे एंड देन आपको बताएंगे कंडीशंस कि टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन दे विल गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास 8.6 है, वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन गैसेस। तो इसका आंसर मैं लेक्चर में भी आपको देख चुका हूँ। फार्मूला आप लिखेंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो। वो कहता है कि आपके पास जो साउंड वेव्स हैं वो सॉलिड्स के अंदर फास्टर क्यों होती हैं। तो आपको पता है कि साउंड जो स्पीड है वो इलास्टिक मॉडुलस के डायरेक्टली रिलेटेड है। स्पीड जो है वो इलास्टिक मॉडुलस के डायरेक्टली रिलेटेड है। तो स्पीड डिपेंड करती है इलास्टिक मॉडुलस पे। सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द गैसेस। दैट इज वाई जो आपके पास स्पीड है वो ज्यादा तेजी के साथ, साउंड जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी इन सॉलिड एज कंपेयर टू इन गैसेस। 7 देखें 8.7, हाउ बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपको याद हो तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम बीट्स को कैसे यूज करते हैं। तो बीट्स को यूज करने के लिए हमने कहा था कि हम दो अननोन जो फ्रीक्वेंसी वाले, एक गिटार जिसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है और दूसरा जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, दोनों को इकट्ठा साउंड करेंगे, हमें बीट सुनाई देंगी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से। देन हम क्या करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है उसकी वायर्स को हम क्या करेंगे, टाइट या लूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो वायर को टाइट या लूज करके उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर रहे होंगे। जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या होगा कि जब दोनों को फिर इकट्ठा साउंड करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब हमें कोई बीट सुनाई नहीं देगी। जब हमें कोई बीट सुनाई नहीं देंगी तो दोनों इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे के लिहाज से ट्यून हो चुके होंगे। ये आंसर आप पॉज करके भी इस वीडियो को यहाँ से रीडिंग कर सकते हैं, इसमें सारी चीजें यही लिखी हुई हैं। 8.10 है हमारे पास लास्ट, वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन कोल्ड एयर। तो वार्म एयर में साउंड क्यों फास्टर ट्रेवल करती है एज कम्पेयर टू द कोल्ड एयर। तो वहां पर बस फिर पॉइंट वही आ जाता है आपके पास कि जो आपके पास वार्म और एयर होती है, दो तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। पहला सिंपल आंसर ये है कि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि स्पीड जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। v इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अंडर रूट टी, v इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अंडर रूट टी। तो वार्म एयर का जो टेम्परेचर है, वार्म एयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वार्म एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा एज कम्पेयर टू दी कोल्ड एयर जिसका टेम्परेचर कम होता है। दूसरा आप इसको डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब आपके पास टेम्परेचर हाई होगा तो डेंसिटी लो होगी तो स्पीड आपके पास बढ़ जाएगी। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके कोर्स में यहाँ पर शामिल थे। उसके बाद आते हैं जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो हमारे पास प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम है 8.1। 8.1 की अगर हम बात करें तो कहते हैं जी द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर इज 1500 मीटर। वीडियो जो आपके पास रेडियो ट्रांसमीटर से एक सिग्नल इमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ बताई गई है λ1 1500 मीटर और जिस फ्रीक्वेंसी से वो इमिट हो रहा है वो है 200 किलोहर्ट्ज। तो f1 इज इक्वल टू 200 किलोहर्ट्ज। तो 200 इंटू किलो की जगह 1000 पुट किया तो 2 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। सेकेंड ऑपरेटर है वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमीटर। दूसरा ऑपरेटर जिसकी वेवलेंथ हमसे पूछी गई है λ2 हमने बताना है, जबकि फ्रीक्वेंसी है 1000 किलोहर्ट्ज। तो 1000 किलो की जगह आया 1000, तो f2 इक्वल टू 1000 इंटू 1000 6 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव ट्रेवल। दूसरा हमें स्पीड भी बतानी है। तो अब यहां से हम रिलेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फार्मूला हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो स्पीड कांस्टेंट होगी, तो v इज इक्वल टू f1 λ1। f1 भी हमें गिवन है, λ1 भी हमें गिवन है। तो f1 की यहाँ पर वैल्यू पुट की 2 इंटू 10⁵ जो हमें गिवन है और λ1 है 1500, मल्टीप्लाई किया तो स्पीड आई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी थी वेवलेंथ।
अब क्योंकि हम स्पीड को फाइंड आउट कर चुके हैं तो वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2, f2 हमें गिवन है तो ये उधर चला जाएगा, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू v ओवर f2, तो v ओवर f2, v की जगह 3 × 10⁻8, f2 है 10⁻6, सिंप्लीफाई किया तो वेवलेंथ हमारे पास आ चुकी है 300 मीटर आ चुकी है। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल 1 आ गया। न्यूमेरिकल 2 हमारे पास नहीं है, स्किप्ड है। न्यूमेरिकल 3 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग से रिलेटेड। स्टेशनरी वेव्स इज एस्टैब्लिश्ड इन अ स्ट्रिंग which is 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास क्या है 120 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड किया तो 1.20 मीटर। फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स, नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमारे पास कितने हैं 4। फ्रीक्वेंसी उस वक्त जब 4 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है उसमें फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज, ठीक होगी बात। डिटरमाइंस इट्स वेवलेंथ यानी लैम्डा एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी f1 को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये 4 सेगमेंट्स में मूव कर रही है, यानी 4 लूप्स में है, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप एंड 4 लूप। जब ये 4 लूप में है तो इसका मतलब ये नोड और ये नोड, तो एक नोड के दरमियान दो नो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान फासला हमने पढ़ा था कितना होगा λ/2, तो इसका मतलब ये 4 इंटू टोटल जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो 4 इंटू λ/2 में डिवाइडेड है। कितने डिवाइडेड है 4 इंटू λ/2 में, तो L इज इक्वल टू 4 इंटू λ/2। यहाँ से हमें चाहिए वेवलेंथ, तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये 2L 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, 2L ओवर 4 वैल्यूज पुट की, 2 लेंथ की वैल्यू 1.2, 4 कांस्टेंट 0.6 आ जाएगा। फिर हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फार्मूला आपको याद होगा, हमने पढ़ा था Fn इज इक्वल टू NF1, Fn इज इक्वल टू NF1, तो क्योंकि F4 है तो ये बन जाएगा 4F1, हमें चाहिए F1, 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो F1 इज इक्वल टू F4 ओवर 4, तो F4 है 120 ओवर 4, 30 हर्ट्ज, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमें वेवलेंथ भी मिल चुकी, फंडामेंटल वेवलेंथ 30 हर्ट्ज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.6 मीटर। 3 के बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 4, और ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट इमिटेड बाय अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 300 हर्ट्ज। हमें जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट बताई गई है स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर वो है 300 हर्ट्ज। व्हाट विल बी दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट व्हेन, दो कंडीशंस के दौरान वो पूछता है फ्रीक्वेंसी क्या होगी। द लेंथ ऑफ वेव इज रिड्यूस्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। फ्रीक्वेंसी f1 हमें चाहिए, लेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस्ड बाय 1/3, वेवलेंथ को हमने कम कर दिया 1/3। तो बी पार्ट की तरफ बाद में आते हैं। सपोज दैट द लेंथ ऑफ द वेव हमारे पास कितनी है लैम्डा, रिड्यूस्ड कितनी हुई, हमने 1/3 रिड्यूस्ड करना है, तो ऑब्वियस है लैम्डा प्राइम जो नई वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, फाइनल वेवलेंथ जो होगी वो लैम्डा माइनस कर देंगे λ/3, क्योंकि 1/3 रिड्यूस कर रहे हैं तो इसलिए हमने उससे क्या कर लिया माइनस कर लिया। तो लैम्डा प्राइम इसकी इक्वल आ गया, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा ओवर 3 आ गई। अब हमें क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड रहेगी कांस्टेंट, तो हम ये एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इनिशियल वेवलेंथ इनटू इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फाइनल वेवलेंथ इनटू फाइनल फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा एफ इज इक्वल टू लैम्डा प्राइम इनटू f1 कह सकते हैं, तो लैम्डा f इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा f1। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, क्या बच जाएगा f इज इक्वल टू 2/3 f1। अब हमें चाहिए f1, तो ये दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3f ओवर 2। नाउ f की वैल्यू है 300, तो 3/2 इंटू 300, 450 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट बी पार्ट, when the tension is increased by 1/3 without changing the length of wire, लेंथ को इफेक्ट नहीं किया बट टेंशन को 1/3 इंक्रीज कर दिया, तो हमें फ्रीक्वेंसी f2 चाहिए when the tension is increased by 1/3। तो अब टेंशन वाला फार्मूला बेसिकली टेंशन है ना, तो फार्मूला यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। f2 इज इक्वल टू 1/2L इंटू √f/m। ये स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। अब टेंशन पहले हमने की हुई है f, अब हमने 1/3 बढ़ानी है, तो 1/3f टेंशन इंक्रीज करनी है, तो नई टेंशन f प्राइम इक्वल टू आ जाएगी f प्लस 1/3f, तो फाइनल टेंशन विल बिकम 4/3f। फाइनल टेंशन क्या बन चुकी है 4/3f। नाउ हमें चाहिए नई फ्रीक्वेंसी, तो नई फ्रीक्वेंसी f2 लेंथ सेम 1/2L।
अंडर रूट एफ ओवर एफ प्राइम ओवर एम, नई टेंशन एफ प्राइम ओवर एम। तो एफ प्राइम की वैल्यू पुट की 4/3 एफ, बाकी सारी चीजें एज इट इज, तो 1/2L अंडर रूट 4/3 एफ ओवर एम। फिर हमने क्या कर लिया, अंडर रूट 4/3 को अलग स्क्वायर रूट में ले लिया और अंडर रूट एफ ओवर एम को अलग स्क्वायर रूट में। तो F2 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट एफ ओवर एम इंटू अंडर रूट 4/3। नाउ 1/2L अंडर रूट एफ ओवर एम ये किसके इक्वल था, ये हमारे पास f के इक्वल था। तो यहां से आ गया f इज इनिशियल फ्रीक्वेंसी, तो f आ जाएगा 300 इंटू अंडर रूट 4/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5। शॉर्ट सा है, सिंपल सा है बट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। एन ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ 50 सेंटीमीटर, लेंथ आपके पास है 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100.5 मीटर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट एंड नेक्स्ट हार्मोनिक, यानी फंडामेंटल नोट आपने फाइंड आउट करनी है F1, नेक्स्ट हार्मोनिक यानी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2, और दो कंडीशन, ओपन एट बोथ एंड, पहली कंडीशन F1 F2 आपने फाइंड आउट करना है जब पाइप दोनों एंड्स पे ओपन है, क्लोज एट वन एंड जब वो एक एंड के ऊपर आपके पास क्या होगा, क्लोज होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज एंड के लिए थी F1 और नेक्स्ट ऑड था ना, तो वो आएगा F3, ये हमने फाइंड आउट करते हैं, जबकि स्पीड ऑफ साउंड 350। तो फार्मूला अगर याद है तो ये आपके लिए आसान है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फ्रीक्वेंसी है, तो F1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अब इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2L, वेवलेंथ यहाँ से हमारे पास आ चुकी है। ठीक होगी बात, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फार्मूला था F1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, सिंपल। लेंथ अब हमें लैम्डा चाहिए। अब आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी ओपन एंड पाइप की, तो जो लेंथ थी वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ में डिवाइड होती थी, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। याद है जो लेंथ थी फर्स्ट मॉड के लिए 1 लैम्डा 1/2 आती थी, तो ये आ गया लैम्डा ओवर 2, तो ये उधर चला जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L, 2 इंटू 0.5, तो ये वेवलेंथ आ चुकी है 1, इस फार्मूले में पुट करनी है, v ओवर लैम्डा, v है 350, लेंथ आई 1, तो ये आ जाएगा 350 हर्ट्ज। ये आ गई फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक F2 इज इक्वल टू 2F1, तो 2 इंटू 350 7 हर्ट्ज आ चुकी है, ये फार्मूला भी हमने पढ़ा था, डबल ऑफ द इनिशियल फ्रीक्वेंसी होता है। क्लोज एंड पाइप की बात करें तो फार्मूला वही है, फ्रीक्वेंसी v ओवर लैम्डा, बट लेंथ वहां पर किस में डिवाइड होती थी, क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ में डिवाइड होती थी। ये अगर आपको टॉपिक याद है तो वहां से आप कह सकते हैं कि आपके पास वहां पर फर्स्ट मॉड में जो लेंथ थी वो क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ में डिवाइड होती थी। तो यहाँ से लैम्डा किसकी इक्वल आ गया 4L, लैम्डा की वैल्यू पुट फाइंड आउट की, फार्मूले में पुट की, इसमें v 350 लेंथ जो आई वो पुट की, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। और नेक्स्ट हार्मोनिक के लिए आपको याद होगा वहां पर हमने कहा था ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो F3 इज इक्वल टू 3F1, वैल्यूज पुट की तो फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट, चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप्स। चर्च ऑर्गन बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट लेंथ्स के पाइप मौजूद होते हैं, तो डिफरेंट किस्म की साउंड फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करता है। ईच पाइप ओपन एट वन एंड ऑफ डिफरेंट लेंथ, द मिनिमम लेंथ इज 30 मिलीमीटर। उसके अंदर बहुत सारी लेंथ्स हैं जिनकी डिफरेंट वेव लेंथ है, जिनकी डिफरेंट लेंथ है, मिनिमम लेंथ है 30 मिलीमीटर और लॉन्गेस्ट है 4 मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज को फाइंड आउट करना है, तो मिनिमम लेंथ L1 नाम दे देते हैं 30 मिलीमीटर, 13 10 पर -3 ये लेंथ आ गई। मैक्सिमम लेंथ L2 4 मीटर, स्पीड बता दी गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, लेकिन पाइप क्या है, क्लोज एट वन एंड है। ठीक होगी बात। अब क्लोज एट वन एंड का फार्मूला आपको याद होगा, हमने पढ़ा था F1 इज इक्वल टू v ओवर 4L, Fn इज इक्वल टू nv ओवर 4L, तो 1 के लिए आ जाएगा F1 इज इक्वल टू 1v ओवर 4L। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हम पहले फाइंड आउट करें मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम हम जब वेवलेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, मिनिमम मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर हम मिनिमम वेवलेंथ पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी मैक्सिमम, क्योंकि देखिए ना F और L का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, तो अगर L मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। तो पहले हम पुट करते हैं पहली लेंथ L1, तो F1 इज इक्वल टू 340 ओवर 4 इंटू ये जो हमारे पास L1 लेंथ थी 0.03 वो पुट की, तो फ्रीक्वेंसी आई
2833 हर्ट्ज। फिर मैक्सिमम लेंथ पुट की f2 इज इक्वल टू v ओवर 4L2, तो 344 इंटू 4 ये आ गया 21.2 हर्ट्ज। तो मिनिमम वेवलेंथ आई, ये उल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई वो है 2833 हर्ट्ज और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आई वो है 21 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, फार्मूला बेटा आपने याद रखना है। लास्ट फिर हमारे पास जो है वो टॉपिक है, वो बीट टॉपिक से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है। टू ट्यूनिंग फोर्क एग्जिबिट अ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी हमें n कितनी बता दी गई, 3 हर्ट्ज बता दी गई। ये क्या है आपके पास, बिफोर लोडिंग पॉइंट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड बिफोर लोडिंग n इज इक्वल टू 3। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ट्यूनिंग फोर्क इज 256 हर्ट्ज। तो एक की फ्रीक्वेंसी fa का नाम देते हैं, 256 हर्ट्ज है। अब दूसरे को हमने क्या कर दिया, लोड कर दिया, इट्स फ्रीक्वेंसी इज देन लोअर्ड। पहले की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, तो ये 3 बीट्स दे रहा है। फिर हमने इसको क्या किया, लोड कर दिया, इसी को लोड कर दिया, तो नई जो बीट फ्रीक्वेंसी आई वो 1 हर्ट्ज है। द टू फोर्क्स देन एग्जिबिट अ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज। दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, पहले बीट फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 3 हर्ट्ज, उन दोनों में से एक की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। देन हमने क्या किया, इसी 256 हर्ट्ज वाले के ऊपर वैक्स के चंद कतरे डाले, ये लोड हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो देन इन्होंने बीट फ्रीक्वेंसी दी 1 हर्ट्ज। दूसरे की हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। अब पहली सिचुएशन को यूज करते हैं जी। फार्मूला आपको याद होगा, हमने पढ़ा था fa माइनस fb इज इक्वल टू प्लस माइनस n। fa माइनस fb इज इक्वल टू प्लस माइनस n। तो यहां से ये बनेगा, fb चाहिए तो ये इधर आएगा, ये बन जाएगा fb इज इक्वल टू fa प्लस माइनस n। fa की वैल्यू है 256 प्लस माइनस 3, तो अब प्लस भी हो रहा है और माइनस भी, तो अलग अलग कर लेते हैं। fb इज इक्वल टू 256 प्लस 3 259 हर्ट्ज, माइनस होगा तो 253 हर्ट्ज। प्रॉब्लम ये आ गई कि आपको फ्रीक्वेंसी या तो 259 हर्ट्ज होगी या 253 हर्ट्ज होगी। फाइनल आंसर हमने बताना है। तो अब देखिए सिचुएशन उसने हमने बताई है कि आफ्टर लोडिंग जो आपके पास है वो बीट फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हुई। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 1 हर्ट्ज हो गई। इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, कम हुई। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, कम हुई। अब यहां पर देखिए, अगर fb है 259 और fa आपके पास कितना है 256, तो 256 माइनस 259 डिफरेंस कितना आया, 3 बीट्स का। अगर आप 256 वाले को लोड करना शुरू कर दें, यानी 256 वाले को लोड किया था ना, 256 वाले को लोड करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। सपोज उसकी फ्रीक्वेंसी कम होके 256 से 255 हो गई, तो अगर 259b की फ्रीक्वेंसी होती तो fb माइनस fa 259 माइनस 255, बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, पहले 3 थी, अब 259 माइनस 255 4 हो चुकी है। यानी बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन उसने तो हमें बताया बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, रिड्यूस होकर 1 हो गई है। तो इसका मतलब 259 वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। अब इसको देखते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी है 253 हर्ट्ज fb की सपोज, और fa को जब हमने लोड किया तो 256 से कम हो गई, 255 सपोज हो गई या 254 हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस लें तो बीट फ्रीक्वेंसी इस केस में रिड्यूस होगी। तो 253 इज द करेक्ट ऑप्शन जो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन है, और इसमें बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास कम हो रही है। ये था हमारा आज का लेक्चर।